या अमेरिका के पास जो ट्रम्प है कि जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो, तोहफ़ा कबूल करो, यही बात बोलते हुए आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन आसिम मुनीर तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो हुआ है कि भारतीय डिप्लोमेट्स के जो घर हैं पाकिस्तान में, उनके यहाँ जो गैस, पानी, अखबार सब बंद करवा दिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका ने कंधे पे हाथ रखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे पे हाथ रखा है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हमेशा जीएचक्यू रावलपिंडी और पेंटागन के संबंध रहे हैं। कैश का पैसा हमेशा अवैध ही होता है, लीगल पैसा तो आप नहीं खर्च कर सकते। ये जो पैसा है सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? ये पैसा प्रोड्यूस होता है इलीगल एक्टिविटीज़ से। जो ड्रग्स पैदा होती है अफगानिस्तान में, हुँ, उसको सबसे ज़्यादा स्मगल कौन करता है, उस सारा नेटवर्क कौन रन करता है? वो पाकिस्तानी पाकिस्तान। आईएसआई रन करती है। अमेरिका के लिए अफ़गान तालिबान कभी फ्रीडम फाइटर थे, फिर वही अफ़गान तालिबान आतंकवादी हो गए, अब फिर वही अफ़गान तालिबान उनके एलाई हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे। आपकी लड़ाई थी, आप लड़ने गए थे, मैं अपने भारतीय सैनिक क्यों मरूँ? भारत का सैनिक भारत के लिए मरेगा, भारत का सैनिक अमेरिका या अफ़गानिस्तान के लिए क्यों मरेगा जाके? हम अपने आर्थिक लाभ के लिए हम किसी के घर का जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मैं किसी अपनी माँ और बहन का सिंदूर क्यों उजाड़ूं? बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक सबसे ज़्यादा जिसने उड़ाया था वो बराक ओबामा ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ईगो और सब कुछ पर्सनल ईगो के ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को पॉलिश करने वाला जो एक टेक्निक है वो पाकिस्तान कर रहे हैं। रोज़ भाग भाग करके तुम वहाँ बैठ रहे हो जा करके अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ रहे हो, उसको नोबेल प्राइज़ दिलवा रहे हो। जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड वॉर कर रहा है, जो बिजनेस 25% पे नहीं हो रहा है, वो 50 कर दें, वो 75 कर दें, वो कितने ही कर दें 500 फिर। कर दें, 5000 कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बेवकूफ़ी कह लीजिए या मूर्खता कह लीजिए, उनको लगता है कि मैं इसे बढ़ाता जाऊँगा तो उससे कुछ हो जाएगा। ये जो अमेरिका ने अपना ये रुख अपनाया है आतंकवादी संगठन, ये लग रहा है कि आसिम मुनीर को थोड़ा खुश करने के लिए किया गया है। ये अमेरिका ने ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बलोचों की जो इतिहास है लड़ने का ना, हुँ, हुँ। अ, उस पूरे रीजन में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसने दी थी वो बलोच थे, ठीक है? इवन जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था, हार करके यहाँ से, तो उसके जो पाँव में तीर लगा था जिससे वो मरा लास्ट में, वो भी एक बलोच ने ही मारा था। अंग्रेज़ राइटर है, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, हुँ। उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, जो वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे इंडिया में। तो जब उन्होंने बोला कि जब मैं क्वेटा से निकला स्टेशन से, कहे मैं बलूचिस्तान में, क्वेटा वहाँ की राजधानी है, तो कहे कि मैं वहाँ से स्टेशन निकला तो मैं जा रहा था, तो कहे मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी, कहे हर पेड़ पे दर्जनों के हिसाब से बलोच जो है वो फांसी पे टंगे हुए थे। बलोच अंग्रेज़ों की नहीं सुनी उन्होंने, ठीक है? बलोचों ने अलेक्जेंडर की नहीं सुनी, बलोच तुम्हारी क्यों सुनेंगे? या अगर डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत है तो एक बार फौज भेज के देख ले बलूचिस्तान में। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के हैं, अमेरिका जाकर एक बार फिर से भारत को धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई बड़े-बड़े नेता, मंत्री भारत को धमकियाँ दे रहे हैं और जो ताज़ा खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस, पानी और अखबार की सप्लाई रोक दी है। ये कदम क्या इशारा करते हैं? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत को ऐसी सज़ा देंगे कि वो कान पकड़ कर बैठेगा। ये ऐसी बातें हैं, सुनकर हँसी भी आती है, लेकिन इन पे चर्चा करना भी ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए आज टू द पॉइंट इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वैभव सिंह, जो कि पहले भी हमारे साथ बैठ चुके हैं और अब तो आप हमारे परमानेंट गेस्ट ही हो गए हैं और जब भी इस तरह की कोई बात आती है, तो चर्चा आपसे बन हम हमेशा करते ही हैं। वैभव, ये जो अभी चल रहा है पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का एटम बम गिरा देंगे भारत पे, फिर दूसरी तरफ बिलावल आधी भुट्टो दुनिया पे। आधी दुनिया खत्म कर देंगे अगर हमारा अस्तित्व खतरे में आया। बिलावल भुट्टो धीमी आवाज में बोल रहे हैं, इस बार वो जोश नहीं है, लेकिन धमकियां फिर भी चल रही है। शहबाज शरीफ ने तो बिल्कुल कान पकड़ के बैठाने की ठान ली है। ये सारी बातें पाकिस्तान के अंदर, ये जो जोश उबाल आ रहा है, ये क्या अमेरिका ने जो कंधे पे हाथ रखा है उसी की वजह से? अ, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका ने कंधे पे हाथ रखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे पे हाथ रखा है। हुँ। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध कभी भी इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के संबंध नहीं रहे। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध कभी भी आईएसआई और सीआईए के संबंध भी नहीं रहे। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हमेशा जीएचक्यू रावलपिंडी और पेंटागन के संबंध रहे।
यानी कि आर्मी टू आर्मी संबंध रहे हैं। उसके उसके उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सेंटकॉम, जो कि सेंट्रल कमांड है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, जिसको अमेरिका में लोग मिडल ईस्ट कहते हैं। हम्म। भारत आधिकारिक रूप से उसको वेस्ट एशिया ही कहता है। और ये पूरा एरिया होता है, और इस एरिया में जितने भी इल्लीगल काम होते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अ, आपको पता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध को फंड करने के लिए, उस युद्ध को चलाने के लिए बहुत सारा अवैध पैसा भी चाहिए होता है। स्पेशली हाइब्रिड वॉर जो चलती है, अघोषित युद्ध जो चलता है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में करता है, उस हाइब्रिड युद्ध में भी जो पैसा खर्च होता है वो कैश में होता है, और कैश का पैसा हमेशा अवैध ही होता है। लीगल पैसा तो आप नहीं खर्च कर हम्म। सकते। माफ़ कीजिएगा। तो ये जो पैसा है, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? ये पैसा प्रोड्यूस होता है इल्लीगल एक्टिविटीज़ से, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे ड्रग ड्रग्स। स्मगलिंग हो, चाहे ऑर्गन की स्मगलिंग हो। आप देखिए, पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला देश कौन सा है? जो ड्रग्स पैदा होती है अफ़गानिस्तान में, हम्म। उसको सबसे ज़्यादा स्मगल कौन करता है? वो सारा नेटवर्क कौन रन करता है? वो पाकिस्तानी पाकिस्तान। आईएसआई रन हम्म। करती है। अम, जो इल्लीगल ऑयल स्मगल होता है ईरान से, सबसे ज़्यादा कौन स्मगल करता है? पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान पूरे राष्ट्र की लगभग 14% तेल जो वो आयात करते हैं, वो ईरान से स्मगल करते हैं। वो किताबों में है ही नहीं है। तो जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने दिन का तेल बचा है, उतने दिन का तेल बचा है, तो वो जब आप किताबी बातें करते हैं और आप पेपर पे लिखे हुए नंबर्स की बातें करते हैं, तो आप इस तरह के नतीजों पे पहुँचते हैं जो कि फैक्चुअल नहीं है। रियलिटी क्या है कि वो जो 14% तेल स्मगल हो रहा है ईरान से, ये एस्टिमेट है 14%। वो 24 भी हो सकता है, वो 34 भी हो सकता है। तो क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसपे आप सिर्फ एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो वो जो ब्लैक में आ रहा है, तो वो ब्लैक में सिर्फ बिना फौज को पैसा दिए, बिना फौजियों को भत्ता दिए तो नहीं आ रहा, तो फौज वहाँ से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर रही है। तो जब आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्रग्स से पैदा हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास इलीगल ऑयल स्मगलिंग से पैदा हो रहे हैं, प्लस पाकिस्तान के अंदर की जो इकोनॉमी है, उसका एक्चुअल साइज़ इसलिए भी नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज चलाती है, जो जिसका कि कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अक्सर हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में इतने मदरसे हैं, फिर कहते हैं जी इतने तो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड है वो इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो बुक्स पे नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट हम्म। की फैक्ट्रियाँ, जो खैबर पख्तूनख्वा जो उनका एक सूबा है, जिसको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हम्म। प्रोविंस कहते थे, वहाँ पे बहुत सारी बेशुमार वहाँ पे सिगरेट की फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, जो कि सिगरेट पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और उस सिगरेट को पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है, कराची से लेकर के लाहौर तक। अ, वो सिगरेट की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से 98% रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो टैक्स नहीं पे कर रही। जब टैक्स नहीं पे कर रही, तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो जनरेट किसके पास जा रहा है? वो फौजी फाउंडेशन के पास जा रहा है, वो आईएसआई के पास जा रहा है, बिकॉज़ आईएसआई उनको रन कर रही है। तो आईएसआई के पास कितना सारा कैश जनरेट हो रहा है, और फिर वो सिगरेट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बिक रही है, वो स्मगल करके अफ़गानिस्तान भी भेजी जा रही है, वो स्मगल करके ईरान भी भेजी जा रही है। तो वो जो सिगरेट से जो फॉरेन करेंसी आ रही है, चाहे वो ईरानियन हो, चाहे अफ़गानी हो, वो भी उनके पास क्रिएट हो रही है। तो एक ऐसा प्लेयर उस रीजन में जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस चीज़ के लिए हैं, और फिर वो इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वो इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद के लिए। भारत के अंदर आतंकवाद के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए, ईरान के अंदर आतंकवाद के लिए। आपको पता है ईरान के अंदर एक संगठन है जो कि ईरानियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। वो एक सुन्नी संगठन है जिसको कहते हैं जुंदुल्ला। हम्म। जुंदुल्ला जो है वो सुन्नियों का संगठन है, वो लड़ रहा है शिया ईरान के खिलाफ। तो जुंदुल्ला किसने बनाई? जुंदुल्ला आईएसआई ने बनाई। जुंदुल्ला को कौन चलाता है? आईएसआई चलाती है। जुंदुल्ला को पैसे कौन देता है? हथियार कौन देता है? आईएसआई देती है। तो अमेरिका को या पेंटागन को एक ऐसी आर्मी मिलती है, एक ऐसी फोर्स मिलती है इस रीजन में, जो कि जुंदुल्ला से लेकर के ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ कराने तक, और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कराने से लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जो
पैसा से लेकर के, आवाम से लेकर के, लोग से लेकर के, फाइटर से लेकर के, हथियार से लेकर के 25 चीज़ें जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज कर सकते हैं, और वो यहाँ के हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, ठीक। तो पेंटागन, इसीलिए जब माइकल कुरेला ने जब हमने पिछला पॉडकास्ट हम्म। किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा प्लेयर है और हमारा एलाई है। आपने सवाल किया था कैसा क्यों कहा, हम्म। तो उसके पीछे का रीज़न यही है। आतंकवाद क्या है? अम, अमेरिका के लिए अफ़गान तालिबान कभी फ्रीडम फाइटर थे, फिर वही अफ़गान तालिबान आतंकवादी हो गए, हम्म। अब फिर वही अफ़गान तालिबान उनके एलाई हो गए हैं। तो ये परिभाषाएँ जो है ना आतंकवाद की, ये समय-समय में बदलती रहती हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री ने बात कही थी यूनाइटेड नेशंस में, कि जब वो चुनाव जीते थे और जब वो प्रधानमंत्री बने इस देश में 2014 के बाद, जब वो पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गए, तो सबसे पहले भाषण में उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश को और इस संस्था को पहले बैठ करके, पूरी दुनिया को यहाँ बैठ करके आतंकवाद की परिभाषा डिफाइन करनी चाहिए। हम्म। जब तक आतंकवाद की परिभाषा परिभाषित नहीं होती है, तब तक आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे कैसे? जब आपको बीमारी का पता नहीं, बीमारी की डेफिनेशन तक नहीं पता आपको, तो उस बीमारी से आप कैसे लड़ेंगे? उससे उसके खिलाफ जीत कैसे मिलेगी? लेकिन अमेरिका क्या उसके ऊपर राज़ी हुआ? आज तक राज़ी नहीं हुआ ना। आतंकवाद की परिभाषा नहीं बताई गई। आज तक डिफाइन आतंकवाद को नहीं किया गया। तो किसी के लिए कोई आतंकवादी होता है, किसी के लिए वही फ्रीडम फाइटर हो जाता है, फिर वही सेम बंदा जो है फिर वो गवर्नमेंट में आ जाता है, वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है। फिर उसी के साथ आप वियना कन्वेंशन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं जो आतंकवादी रहा होता है कभी। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, तो सेंटकॉम को ये समझ में आता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक। हम्म। तो पेंटागन बार बार जो भी यूएस प्रेसिडेंट होता है उसको पुश करते हैं कि जी देखिए, बियॉन्ड अ लिमिट आप पाकिस्तान को ना पुश करें, अरे देखिए पाकिस्तान को। तो जो जीएचक्यू का या पाकिस्तान का टोटल लेवरेज अमेरिका के ऊपर है, वो है कि भाई हम वी आर एट योर डिस्पोजल। आपको हमने सीटो और सेंटो के टाइम से लेकर अर्ली 1950 से हम्म। लेकर के आज तक 2025 तक, आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है हम आपके साथ रहे हैं। आपको बेसिस चाहिए हुए हैं, किसी ने नहीं दिए, पूरे रीजन में हमने दिए। आपको फ़िदायीन चाहिए थे, हमने दिए। आपको फाइटर आतंकवादी चाहिए थे, हमने प्रोवाइड किए। आपको मदरसे चाहिए थे रिक्रूटमेंट के लिए, हमने दिया। आपने कहा भाई हम अल्जीरिया से लेकर के यमन तक, हम अलग अलग देशों से हम आतंकवादी लेके आए हैं, हमको इनको रहने के लिए एक बेस चाहिए, वो बेस भी हमने प्रोवाइड किया पाकिस्तान में। उस आपकी मोहब्बत में हमने अपनी इकॉनमी का भट्टा बिठा दिया, आपकी मोहब्बत में हमने अपने 50,000 बंदे मरवा दिए, आपकी मोहब्बत में हमने उठा करके आपके जनरल्स को प्रमोशनें लेनी थी, आपके सीआईए वालों को प्रमोशनें लेनी थी, आपके प्रेसिडेंट को खुद को सक्सेसफुल बनाना था, इलेक्शन जीतना था। उसके लिए बेगुनाह इनोसेंट सब्जी वाले, फल वाले, जो रेहड़ी वाले, जो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो पठान रेडियाँ लगाते थे, उनको उठा-उठा के आतंकवादी बना-बना करके हमने आपको सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में सप्लाई किया कि इसको फला आतंकवादी बना के दिखा दो। तो उन्होंने दिखाया कि हमने इतने आतंकवादी जो है पकड़ लिए हैं, और वो बेचारा सब्जी बेचता था, कोई रेहड़ी वाला था। लेकिन डिस्पोजेबल थे, किसकी मर्ज़ी से किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है इन द लाइन ऑफ हम्म। फायर में। जनरल मुशर्रफ ने एडमिट किया कि भाई मैंने उठा-उठा करके लोग बेचे हैं इनको, सीआईए हाँ, को, आम अमेरिकन। लोगों को, जो हुँ। गरीब लोग थे उनको उन्होंने बताया, उन्हों कि लिखा है आतंकवादी उन्होंने। बना के बेचा, और फिर उनको ले जा करके और गुआंटानामो बे में गायब कर दिया गया। हम्म। उनको टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर, दर्द के डर से कोई भी इंसान कुछ भी एडमिट कर लेगा। हम्म। अगर मैं आपको एक बियॉन्ड अ लिमिट अगर मैं आपको टॉर्चर करूँगा, तो आप एडमिट कर लेंगे कि नहीं मैं ही नवाज़ शरीफ हूँ। हम्म। आप एडमिट कर लेंगे, आप कोई भी हो। सो इस तरह से किया गया। तो इतना उनका ये कहना है कि भाई हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, और हम आज भी करने को तैयार हैं, और हम आगे भी करने को तैयार हैं। आप हमें बताइए कि, और हम तो आज भी, आपको क्या ज़रूरत है? आपको चाहिए हम मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिले। हम आपके बोल देते दिमाग हैं, बोली थी आसिम मुनीर ने। नहीं बोला नहीं, लेटर इश्यू कर दिया। हाँ, वही तो। भाई ऑफिशियली जो है पाकिस्तान हम्म। की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम लेटर भेज रहे हैं, तो उन्होंने कमीशन को भेज दिया लिख करके भाई इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। इंडिया ऑन द अदर हैंड आपके साथ पहले भी नहीं खड़ा था, इंडिया आपके साथ आज भी नहीं खड़ा है। इंडिया आपको पहले भी कॉन्ट्राडिक्ट करता था, इंडिया आपको आज भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये जो एक मिक्सचर है ना, जो पेंटागन और ट्रम्प के ईगो का मिक्सचर मिला है, हम्म। ये बेसिकली कहते हैं ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। तो वही चीज़ है कि उनको नया नया सपोर्ट अभी अचानक से मिल गया, जो पिछले 15-20 साल से नहीं मिल रहा था।
तो अब उनकी आवाज़ निकल रही है, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया है। लेकिन ये भी देखिए बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। ट्रंप का भी एक एंगल ले लेते हैं इसमें। हम्म, ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तो वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाहते थे। हम्म, उन्होंने एक डिमांड रखी थी भारत के सामने कि हम अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ भेज दीजिए और मैं यूएस फोर्सेस को निकाल लेता हूँ। जब तक कि अफगान आर्म्ड फोर्सेस जो है इस काबिल नहीं हो जाती कि वो अपना स्टेट खुद हैंडल कर सके, तब तक आप यहाँ पे करें। बाकी इसके बदले में आप बताइए, आपको अमेरिका से जो चाहिए, खुली ऑफर थी डोनाल्ड ट्रंप की, आपको जो भी चाहिए मैं हर एक चीज़ देने को तैयार हूँ। आपको पैसा चाहिए हम देंगे, आपको कोई मेंबरशिप चाहिए हम देंगे, आपको यूएस इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस चाहिए हम देने को तैयार है। हम आपके लिए वो कंसेशंस देंगे जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो यहाँ से 1,50,000 हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे उठा करके वहाँ भेज देते। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ना, भेज देते तो भेज देते। कौन सा इतिहास में पहली बार हुआ है? और अफगानिस्तान के ऊपर तो रूल किया ही हिंदुस्तानियों ने है। उसको लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स ब्रिटिशर्स के लिए होगा और अमेरिकन्स के लिए होगा, सो ये रशियंस के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। महाराजा रणजीत सिंह का रूल काबुल तक था, तो हमने उसके ऊपर पहले भी रूल किया है। वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित वहाँ का प्रधानमंत्री रह चुका है अफगानिस्तान का, काबुल में। तो हमने उसको रूल किया है, हमने उसको मैनेज किया, हमको पता है उसको कैसे रूल करते हैं, मैनेज इवन करते आज भी देखा जाए तो एक्सेप्टेंसी जो है भारत की ज्यादा है अफगानिस्तान में बजाय पाकिस्तान के। हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पे अगर हम जाते तो ठीक है, हमको ऐसा नहीं करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमको वहाँ प्रॉब्लम होती, रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती तालिबान की, और आईएसआई को एक मौका मिलता वहाँ पे कि वो तालिबान को और जो इंडिया की जो गुडविल थी अफगानिस्तान के अंदर, उस गुडविल को वो डैमेज कर पाता है कि देखो वो एक इम्पीरियलिस्ट गए और अभी दूसरे इम्पीरियलिस्ट आ गए तुम्हारे ऊपर जुल्म करने के लिए। और तुम्हारे लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या निर्णय लिया? उतना लुक्रेटिव ऑफर, एनीथिंग अंडर द स्काई, आसमान के नीचे आपको जो चाहिए हर एक चीज़ देने को तैयार है, आप सिर्फ मुझे यहाँ से विड्रॉ करने दीजिए। वो भी क्या था, वो ट्रंप की पर्सनल पॉलिटिक्स थी कि ट्रंप चाहता था कि यार मैं वो राष्ट्रपति बनूं कि मैंने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, मैंने कहा था कि मैं अफगानिस्तान से विड्रॉ करूंगा, मैंने कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे। आपकी लड़ाई थी, आप लड़ने गए थे, मैं अपने भारतीय सैनिक क्यों मरूं? भारत का सैनिक भारत के लिए मरेगा, भारत का सैनिक अमेरिका या अफगानिस्तान के लिए क्यों मरेगा जाके? क्योंकि सही बात थी, बिल्कुल ठीक है। हम अपने आर्थिक लाभ के लिए, हम किसी के घर का जो है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मैं किसी अपनी माँ और बहन का सिंदूर क्यों उजाड़ूं? अमेरिका की राजनीति, अमेरिका खुद मैनेज करे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, सेकेंड टर्म आ गया, ट्रंप के जाते ही जो बाइडेन ने विड्रॉ कर लिया। वो पूरा मेस क्रिएट हुआ, क्योंकि इसी मेस को अवॉइड करने के लिए वो चाहता था डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया भेज, ठीक है। जो बाइडेन को पता था ये भेजेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि जो होगा अफगानों का अपना मसला है, अफगानिस्तान वाले खुद मैनेज करें, हमको निकलना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो उसने विड्रॉ कर लिया, वो आ गए वापस। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार अब ये है कि पिछली बार इन्होंने अगर आर्म्ड फोर्सेस भेज दी होती इंडिया की, तो मैं विड्रॉ कर लेता, मुझे क्रेडिट मिलता, वो जो बाइडेन ले गया। इस बार मैं दूसरे बार कोशिश कर रहा हूँ कि यार ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, ये फिर नहीं मान रहे, फिर मुझे क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन ओपोनेंट है ना, वो बराक ओबामा है। बिकॉज जो बाइडेन नोबेल पुरस्कार चाहिए उसको, क्योंकि बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक सबसे ज्यादा जिसने उड़ाया था वो बराक ओबामा ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ईगो, और सब कुछ पर्सनल ईगो के ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसकी पर्सनल ईगो हर्ट हुई, तो उसको स्कोर सेटल करना है बराक ओबामा के साथ। उसमें इंडिया ने उसके साथ पिछली बार भी कोऑपरेट नहीं किया, इस बार भी नहीं कर रहा है। तो उसकी जो पर्सनल ईगो है, तो ये जो कहानी चल रही है ना, इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। तो वो पृष्ठभूमि है। तो अब उसको आसिम मुनीर ये कह रहा है कि भाई साहब, हम आपके लिए, हमने आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कह दिया, हमने आपके बच्चों के लिए अपनी इकोनॉमी खोल दी कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट चलाए हमारे यहाँ पे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की और बेटी की कंपनी है, इंडिया तो वो भी नहीं करेगा, और जाहिर सी बात इंडिया नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि भाई हम अपनी इकोनॉमी के साथ खेलेंगे तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों के लिए, वो तो नहीं करेंगे। वो ठीक है, आसिम मुनीर कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है प्री मैच्योर सेलिब्रेशन वाली, तो वो अभी भी चल रही है।
उनको लग रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप, वो ये नहीं देख रहे कि इसके बदले में अपने मुल्क के अंदर वो क्या क्या अपनी इकोनॉमी के साथ कैसे खेल रहे हैं, चाइना के साथ अपने रिश्ते कितने खराब कर रहे हैं। अगर तुम हर रोज भाग भाग करके तुम वहाँ बैठ रहे हो जा करके अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ रहे हो, उसको नोबेल प्राइज दिलवा रहे हो, जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड वॉर कर रहा है, तो चाइना को ये बात तो दिख रही है ना। इसीलिए आपको पता है कि कल की खबर है, हम्म, कल एयर इंडिया को और इंडिगो को भारतीय सरकार ने कहा कि इन दोनों एयरलाइंस को कि आप चाइना से फ्लाइट्स रिज्यूम करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप तैयार रहिए। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हैं चाइना के साथ। हम्म, गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिगो को और एयर इंडिया को कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप तैयार रहिए, अगर कभी भी हम रिज्यूम कर सकते हम हैं। कभी भी फ्लाइट रिज्यूम कर सकते हैं। ये क्या थी, हमने दूसरा पंच मारा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको ये गलतफहमी होगी कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इस तरह की है हम्म, कि हमारा सामान अगर आप नहीं खरीदेंगे, देखिए ट्रेड अगर 25% टैरिफ पे नहीं हो रहा है ना, तो वो 500% टैरिफ पे भी नहीं होगा। हम्म, आप माल, कोई भी सामान इंडिया से जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंडियन मार्केट में आपके बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो व्यापार करते होंगे, आप किसी भी चीज़ का व्यापार करते हो, मार्जिन जो होता है प्रॉफिट का वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 15% से लेकर के बहुत मतलब लुडिक्रस जिसमें मार्जिन होता है ना, वो हम्म, 40% होता है हम्म, किसी भी सामान पे। ऑन एन एवरेज जो मार्जिन होता है वो 20 से 25% हर सामान पे होता है। तो कोई भी आप किसी भी लेवल पे कोई भी सामान आप बेचते हैं, आप 20 से 25% से ज़्यादा मार्जिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो जो भी व्यापार इंडिया से अमेरिका के बीच में हो रहा था और जो भी सामान इंडिया से वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था, उस पे जो वहाँ पे इम्पोर्टर था अमेरिका हम्म, के अंदर, हम्म, उसको अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता होगा तो 25% ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार जब 25% मार्जिन टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, तो वो प्रोडक्ट तो वैसे भी उस इम्पोर्टर के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया वहाँ यूएस की मार्केट में। हम्म, अगर एक पैकेट बिस्किट जो कि टर्की से बन के आ रहा है या यूके से बन के आ रहा है 10 रुपए का पैकेट, और इंडिया से भी 10 रुपए का जा रहा था, और वहाँ पे अब चूंकि इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, तो वो 10 रुपए से 12.5 रुपए का हो हम्म, गया। जबकि वो यूके से और टर्की से आने वाला बिस्कुट 10 रुपए का ही है, तो 12.5 वाला तो अब नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। तो अब जिसको 12.5 रुपए में खरीदना है, वो ये कहेगा, या डॉलर जो भी आप कह लीजिए, वो ये कहेगा यार मैं सेम बिस्किट 12.5 डॉलर में ये वाला क्यों खरीदूं, मैं 10 वाला लूंगा। तो वो तो वैसे भी नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, नहीं कर पाएगा कम्पीट, तो इम्पोर्टर तो इम्पोर्ट ही बंद कर देगा सीधा उसकी। हम्म, भाई ये तो उस पर तो मेरा मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, तो मैं तो इम्पोर्ट करूंगा ही नहीं। तो बिजनेस तो बंद ही हो गया ना टैरिफ आते ही। एग्जैक्टली। तो जो जो बिजनेस 25% पे नहीं हो रहा है, वो 50 कर दे, वो 75 कर हाँ, दे, वो कितने ही कर दे 500 फिर। कर दे, 5,000 हाँ, कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम्म, तो ये एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बेवकूफ़ी कह लीजिए या मूर्खता कह लीजिए, उनको लगता है कि मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा तो उससे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बिजनेस तो 25% पे ही बंद है, हम्म, 50-500 का कोई मतलब नहीं है। ये बात इंडिया को पता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट के ठेकेदार हैं हम्म, बेसिकली, ठीक है, बिल्डर हैं। वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो कोई बिजनेस, उन्होंने रियल एस्टेट छोड़ के जो जो काम करना की कोशिश की है, वो सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए उनके। उन्होंने कसिनो खोलने की कोशिश की, बंद हो गया। उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री में जाने की, एविएशन इंडस्ट्री में जाने की कोशिश की, ट्रम्प एयरलाइंस बंद हो गई। अच्छा, बंद भी नहीं हुई, सारी बैंकरप्ट हुई हैं बाय द वे, ठीक है। उन्होंने ट्रम्प स्टेक्स के नाम से वो एफएमसीजी के सेक्टर में घुसने की कोशिश की उन्होंने, वो बैंकरप्ट हो गया, वो बंद हो गया। उन्होंने जितने काम करने की कोशिश की है बिजनेस रियल एस्टेट को छोड़ के, वो सारे बंद हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली किसी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ वैसे भी नहीं मालूम। सो डोनाल्ड ट्रंप को हम, या डोनाल्ड ट्रंप के जो मिनियंस हैं जो उनके अगल बगल बैठे हो हैं सारे के सारे, वो उनको कहते हैं जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, जहाँ पना आपके वजह से ये हो गया, जहाँ पना आपकी वजह से आज सूरज जो है पूरब से निकल गया, वरना कल तो पश्चिम से निकल रहा था। आप अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, आपने देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, एक डार्क टाइप का एक रूम है, हम्म, और रूबियो उनके बगल में बैठा हुआ है, हाँ, और इधर कोई वो पीट हेगसेथ बैठा हुआ है उसके बगल कोई, और वो सारे के सारे जो एक एक करके सिर्फ ये बता रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट अंडर योर प्रेसिडेंसी, आपकी प्रेसिडेंसी के अंडर में ये हो गया, हम ये कर पा रहे हैं, हम्म, मिस्टर प्रेसिडेंट आपकी हम्म, प्रेसिडेंसी में अमेरिका ये कर रहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपकी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अजीब टाइप का एक शो मतलब इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, और उसको पूरी मीडिया को बुला करके सुनाया जा रहा है। ये एक बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को पॉलिश करने वाला जो एक टेक्निक है, वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन
जो अंतर आसिम मुनीर को या पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ये चीज़ें ना 2-3 साल, 4 साल की नहीं होती हैं। बहुत लॉन्ग टर्म ये होती हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म में बनती हैं और लॉन्ग टर्म में ख़त्म होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा, फिर क्या करोगे? अगली जब एस्टेब्लिशमेंट आएगी, जब कोई एक सेन प्रेसिडेंट आएगा, तब आप क्या करेंगे? सो ये चीज़ इंडिया को पता है। इंडियन जो डिप्लोमैट्स हैं उनको पता है, इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता है। तो ये जो फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, हम अमेरिका को नहीं बेच पा रहे, हम चीन को बेच देंगे, हम किसी और हम को दूसरा बेच देंगे, बाजार देख लेंगे। हम साउथ ईस्ट एशिया एग्जैक्टली। में बेच देंगे, हम कहीं और बेच देंगे। हम्म। वो हमको पता है हमें कैसे करना, और नहीं तो हम जो सस्ता हमको तेल मिल रहा है, हम्म। ठीक है, हम उस पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम सेव कर रहे हैं, हम उसमें से सब्सिडाइज कर देंगे अपने एक्सपोर्टर्स को। मतलब हमारे पास 25 तरीके हैं, हम मैनेज कर लेंगे। और जब अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति थी, जब अमेरिका सोल सुपर पावर थी, जब वो अपनी 7th फ्लीट और पता नहीं क्या-क्या हमारे खिलाफ मिलिट्री हम्म। एंगेजमेंट करना चाह रहे थे, तब हम उनसे नहीं दबे। तो हम अब दब जाएँगे जब हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जब हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। हम्म। हाँ, मतलब आज दब जाएँगे, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप को या वहाँ पे बैठे हुए लोगों को नहीं समझ में आता। और देखिए एक चीज़ तृप्ति जी, मैं आपको आखिरी में हम्म। भी कहूँगा, अमेरिका में जो बैठे हुए लोग हैं या जो यूके में हैं, यूके और अमेरिका स्पेशली, ये जो गोरी जो लोग हैं ना, इन गोरों को एक चीज़ की देखिए बहुत पीड़ा है। एक तो उनको यहाँ से जाना पड़ा है, ठीक है? इस चीज़ की बहुत पीड़ा है। हम्म। इंडिया उनकी कैश काऊ थी और यहाँ से जाने के बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था को, जिनको वो ये समझाते हैं कि वो आए तो हमारे पास उन्होंने ट्रेन सिखाया। है, वो हाँ। आए तो हमारे पास जहाज है, वो आए हम्म। तो हमारे पास लोकतंत्र है। अगर वो हम्म। ना होते तो हम तो हम तो पत्ते पहन के घूम रहे थे हाँ, ना, हम हमें तो कुछ आता ही नहीं था। ठीक है? हम्म। उनके जाते ही 7 दशक नहीं लगे, हम उनकी इकोनॉमी क्रॉस कर गए, हम्म। ठीक है? अर्थव्यवस्था हमारी उनको, जबकि हमको 3 टुकड़ों में तोड़ के गए, हमको जातियों में, धर्म में, भाषा में, पता नहीं कितनी चीज़ों में वो बाँटे गए हैं और तब से लगातार वो उस मिशन में लगे हुए हैं कि बाँटते ही जा रहे हैं। और उनको आज भी ये है कि जो उनको पीड़ा है वो ये है कि आज भी उनको एक ये जो भारत है ना, जो हम्म। ऑलरेडी उतने टुकड़ों में तोड़ गए हैं, उनको इतना बड़ा भारत भी उनको ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ये भारत भी उनको ना बोल देता है, हम्म। ठीक है? ये ना बोल देता है कि नहीं, तुमने ये नहीं किया था। प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, मैंने सीज़फायर कराया था। कहते हैं नहीं, तुमने हम्म। नहीं कराया, ठीक है? तो ये बात उनको नहीं समझ में आती कि ये काली चमड़ी वाले, ये भूरी चमड़ी वाले, ये हमको हमारे मुँह पे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जबकि हम सुपर पावर हैं, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम्म। हम माई-बाप हैं दुनिया के, डॉलर हमारी करेंसी है, ठीक है? और ये हमको ना कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम मना कर देते हैं। तो इनको बड़ी पीड़ा है। तो आपके यहाँ देखिए इंडिया में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, हम्म। हाँ, अब आप देखिएगा ना, अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के ये चल रहा है ना तमाशा। आप देखिएगा अगले 2-3 महीने में, अगर ये ट्रेड नेगोशिएशंस जो इस महीने के लास्ट वीक में होनी है, अगर ये लास्ट मीटिंग है जो डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से, अगर इसमें कुछ हो गया तो ठीक है। हम्म। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आप देखिएगा इंडिया के अंदर आतंकवाद भी होगा और इंडिया के अंदर ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, ये इस देश में आंदोलन बनेगा। जैसे किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की तरह से, सीए की तरह। बिल्कुल, आप देखिएगा उस तरह का ये आंदोलन बनाया जाएगा। हम्म। आपकी और इलेक्शन में, जैसे पिछले इलेक्शन में इंटरफेरेंस की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके, आप देखिएगा आपके अगले इलेक्शंस में भी आपको किया जाएगा, इस गवर्नमेंट को वीक किया जाएगा। आपको बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो कोशिश करेंगे कि आप कैसे भी करके आप घुटने पे आइए। और पिछली बार आप देखिए, आप इस देश की गवर्नमेंट, आप सिर्फ अपने आस पड़ोस में देख लीजिए ना, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, सही हर बात है। जगह कि या तो रिजीम चेंज हो रहा था या इकोनॉमी कोलैप्स कर हम्म। रही है, आपके इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो रातों रात चेंज हो गई और जो लोग उसको लेके आए थे उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया रातों रात। आज वो इंसान जेल में चला गया जो रियासत मदीना का खलीफा था, ठीक है, और फौज ने बनाया था। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द की जा रही थी ना, आप देखिएगा ये चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस, क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए हार्डली 2 महीना भी नहीं हुआ। कल रात में एक हमारा भारतीय सेना का जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान आर्मी की, वो इंडियन आर्मी के ऊपर फायर कर रही थी क्योंकि वो भारत के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कराना चाह रहे थे, घुसपैठ कराना चाह रहे थे। तो उसपे गन फाइट शुरू हुई। इंडियन आर्मी के जो जवान थे उन्होंने उसको भांप लिया कि आतंकवादियों को घुसाना चाह रहे हैं। तो उन आतंकवादियों को भी वापस भागना पड़ा
और बॉर्डर एक्शन टीम जो उनकी है पाकिस्तान आर्मी की, उसको भी वापस जाना पड़ा, लेकिन हमारी सेना का एक भारतीय सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये कोशिश से देखिए अब वो कर रहे हैं ना, तो ये सारी तैयारियां उसी दिशा में जा रही हैं। तो अगर ये नेगोशिएशन नहीं हुई तो आने वाला टाइम आपको आप देखेंगे कि फिर वो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ठीक अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, फिर इनके खिलाफ ये भी करो, इनके खिलाफ वो भी करो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये आपस में कहीं न कहीं जाके इंटरलिंक होती हैं। तो वो जो साहब वाला एटीट्यूड है ना, गोरे साहब वाला, हम्म। उसको आपको समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा। हमारे देश के देखिए, हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं समझ में आएगा। हाँ। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी मतलब इस देश का जो सबसे बड़ा कहता हूँ ना, इस देश की समस्या का अगर हम मूल में जाएँगे ना, तो हर समस्या के मूल में आपको ब्यूरोक्रेसी मिलेगी, हर समस्या के। तो वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन देश की जनता को मैं कहूँगा कि इस देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए, आपके दर्शकों को समझनी चाहिए। जब किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था, तो एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें ट्रैक्टर के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो राहुल गांधी। मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो हम्म। और राहुल गांधी एक तरफ बैठ करके उन्होंने शुरू किया। और उस समय मीडिया में भी कोई कवरेज खास नहीं मिली और लोगों ने भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन पंजाब में लोकल लेवल पे उसको करके देखा गया। जब वो हो गया, तो उसको एक राष्ट्रीय स्तर पे अप्लाई किया गया कुछ समय बाद। तो ये जो अभी चल रहा है ना, अभी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है? अब ये पायलट प्रोजेक्ट हो गया और अगर वेस्ट से आशीर्वाद मिल गया, तो आप देखिएगा ये राष्ट्रीय स्तर पे चलेगा। किसान आंदोलन में आप मुझे बताइए, रिहाना ट्वीट कर रही है। हाँ। रिहाना को क्या लेना देना? ग्रेटा थनबर्ग, क्या उसका ग्रेटा क्या लेना थनबर्ग, देना? ठीक। हाँ। तो ये, लेकिन इस देश के बाबुओं को आप नहीं समझा पाएंगे। वो जब सारी समस्या हो जाएगी, हम्म। आंदोलन हो जाएगा, 10-5 लोग मर जाएंगे, तो वो अपने ऑफिस से निकलेंगे और प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, सर वी हैव अ सिचुएशन, और सर इसमें देखिए, सर इसमें ये हो सकता है, सर इसमें ये हो गया, सर हमको इसमें ये करना चाहिए, सर ये तो, और फिर बोलेंगे कि सर देखिए इसमें CIA ये कर रही है, MI6 ये कर रही है, फलाने ये कर रहे हैं। आपको महीनों पहले बताया जाता है, एनालिस्ट बोल रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, लेकिन इनको जो इनका जो जो सुख सुविधाएं मिली रहती है ना, हम्म। और जो पर्क्स एंड प्रिविलेज ये एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो एक इनको एक बबल में ये अपने रहते हैं हम्म। कि वी आर द मिस्टर नो ऑल, हम्म। कि फॉरेन पॉलिसी से लेकर के सड़क में उनको ये सड़क। लगता है ना, सत्ता आएगी जाएगी लेकिन चलाएंगे तो हम ही। पर एक बात इसमें हम्म, वैभव, हम्म, आप ये बताइए कि हम्म, इंटेलिजेंस होती है हमारी, वो ये हम्म। सब चीजें बताती है, लीडरशिप बहुत पावरफुल होती है, उन्हें ये पता होता है। तो क्या तब भी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए जब आपको हालात ऐसे दिख रहे हैं? और जिस तरह से आप तस्वीर बता रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं किसान आंदोलन और सीए आंदोलन से और आज बन रहे माहौल से, और जिस तरह से अमेरिका और भारत के रिश्ते चल रहे हैं, ये सब चीज़ें लीडरशिप को भी तो नज़र आती होंगी ना? देखिए, लीडरशिप के पास 75 काम है, हम्म। ठीक, और लीडरशिप तक एक्सेस किसकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कितने एनालिस्ट हैं इस देश में जो ये कह सकते हैं कि जिनके पास एक्सेस है उस लीडरशिप की? लीडरशिप के पास एक्सेस किसकी होती है? इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स हम्म। की होती है। दिन रात उनके साथ बैठता कौन है? ये ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। दिन रात, दिन में 5 बार वो किससे मीटिंग लेते हैं? इन ब्यूरोक्रेट्स से ही मीटिंग लेते हैं। वो तो किसी प्रधानमंत्री तो किसी थिंक टैंक के किसी एनालिस्ट से नहीं मिलते। प्रधानमंत्री तो नहीं, मुझे लगता कि उनके पास इतना समय होता होगा कि वो बैठ करके हमारा आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे। हम्म। प्रधानमंत्री को तो नहीं मतलब है ना, उनके पास समय ही नहीं है इतना, वो कहाँ से करेंगे? तो उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते। बाहर से साजिशें हो रही हैं, हुँ, लेकिन जो आपने बताया कि चेताया है बेसिकली कि हाँ, जो हालात अभी चल रहे हैं वो देश के अंदर के भी बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इसी इलेक्शन में हम्म। इसी इलेक्शन में 2024 के हम्म। 4 महीने 5 महीने से हम चीख रहे थे। मैं पर्सनली चीख रहा था अपने चैनल पे डिफेंस ऑफेंस पे बैठ के हम्म। कि रीच कंप्रेस की जा रही है, हाँ, राइट विंग की। ये बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा था रीच कंप्रेस की जा रही है। मेरे जिस वीडियो की रीच 5 लाख 6 लाख एवरेज हुआ करती थी पर वीडियो, उसको कंप्रेस करके 30,000 40,000 कर दिया गया। मैं चीख रहा, और जिन चैनल्स पे मतलब उनके वीडियोस पे 3 दिन बाद भी 20,000 25,000 व्यू नहीं होते थे, उनके चैनल पे 45 हजार लोग लाइव देख रहे होते थे उनका वीडियो। ये आपने नहीं, कई लोगों ने ये बात बोली और ये बात बहुत उठी थी, और सामने सबके सामने डेटा था कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन इस देश में किसी ने सुना, सुध ली, और मैं कहा कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रही है। हम बोलते रहे, चीखते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाबू ने कह दिया नहीं सर सब कुछ चंगा है सर। तो बाबू ने कह दिया सर सब कुछ ठीक है सर, ये पागल टाइप के लोग हैं, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालते हैं ये। फ्रिज बता देते हैं कई लोगों को, हाँ, है ना? हाँ, नहीं सर ये हमारे सर ये तो कुछ है ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है।
तो सर हमने अपना मार्केटिंग का काम सर फला कंपनी को दिया हुआ सर, वो कंपनी के पास तो 5,000 लोग हैं सर, वो इतने हैंडल है, वो सब मैनेज कर लेंगे। तो कर लिया मैनेज उन्होंने। 400 पार से 240 पे आपको कंप्रेस कर दिया मामूली, आप समझ रहे हैं? ये नहीं है कि आपको 282 से वो या 300 से आपको वो 240 पे ले आए हैं। आप जेन्युइनली 400 पार जाने वाले थे। आपने जितना काम किया था, आपकी जितनी लहर थी, आपको जेन्युइनली 400 पार होना चाहिए था। आपको 400 से 240 पे लेके आए। 160 सीटों का डैमेज किया आपको। ये इन्फॉर्मेशन वॉर में तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि काम करने की ज़रूरत तब भी थी और अब भी है। नहीं होगा काम। मैं आप मेरे से लिख के ले लीजिए, उसका रीज़न मैं आपको बता के जाता हूँ, आपके हुँ, व्यूअर्स को भी बता के जाता हूँ। हुँ, इस देश में हर पार्टी को अपना आईटी सेल चाहिए, लेकिन किसी को देश का आईटी सेल नहीं चाहिए। हर पार्टी को अपना आईटी सेल चाहिए। देश का आईटी सेल किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग कभी भी, और ये भी मैं यहाँ भी बताता हूँ आपको, ब्यूरोक्रेट की बदमाशी। हुँ, वो ब्यूरोक्रेट ना जा करके जो लीडरशिप है उसके काल में ये भरता है, जैसे अब वो थोड़ा पास्ट में लेके चलता हुँ, हूँ। जब सैम मानेकशॉ इस देश के सेनाध्यक्ष थे, हुँ, तो उस समय जब 1971 की वॉर हुई, हुँ, तो सैम मानेकशॉ को बार-बार रिपोर्टर्स और ऐसे लोग हुँ, पूछते थे कैनॉट प्लेस में या कहीं भी वो जाते थे हुँ, कि जनरल व्हेन आर यू टेकिंग ओवर? जनरल आप हुँ, टेक ओवर कब कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में माहौल था पाकिस्तान में हर जगह कि भाई मिलिट्री कूज हो रहे थे, हर जगह लोग हुँ, टेक ओवर कर रहे थे। तो एक तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी डे 1 से 47 से ही बार-बार लीडरशिप को बोलती थी कि आर्मी के अगेंस्ट कि भाई ये आर्म्ड फोर्सेस को दबा के रखो, इनको हुँ, साइड लाइन करके हुँ, रखो, वरना ये टेक ओवर कर लेंगे। सर हम हैं आपके लॉयलिस्ट, सर हम ही सब कुछ हैं, ये तो सारे आपको खा जाएँगे। हुँ, हाँ, तो हम आपको मतलब नेताओं को डे 1 से ये डाला गया कान में कि ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की वाली फ़ोर्स है और आर्म्ड फोर्सेस डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करने वाली फ़ोर्स है। और सर दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही थी कि उसकी वजह से इनको लग रहा था कि हो सकता है हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, दुनिया में तो ऐसा ही हो रहा है और आपके पड़ोस में तो तुरंत ही हो रहा था। हुँ, सो हमेशा तो बोला, फिर 1971 में चूँकि सैम मानेकशॉ की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, बांग्लादेश बनाया था उन्होंने, तो हर कोई ये बात करता था, तो सैम मानेकशॉ उसका जवाब नहीं देते थे सवाल का, कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो एक बार इनसिक्योर हो करके इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तिगत संबंध था सैम मानेकशॉ से हुँ, अच्छा, और उनको बार-बार उनके ब्यूरोक्रेट बोलते थे कि ही इज़ गोइंग टू टेक ओवर। आज तो वहाँ पे भी लोग इनसे पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि सैम, आर यू प्लानिंग टू टेक ओवर? हुँ, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे काम में दखल-अंदाज़ी ना करें, तो मुझे आपके काम में दखल-अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सैम मानेकशॉ का जवाब था। जब इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लीडर अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, उन्होंने तब टेक ओवर नहीं किया, ठीक? तो बाद में तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होना था। लेकिन हमेशा से ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझा के रखा। मैं कहता हूँ चलिए, और इसी तरीके से सेम थियरी वो अप्लाई करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर हुँ, कि सर ये अगर देश का कोई आईटी सेल बन गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए कोई एक यूनिट बन गई जैसे आईएसपीआर टाइप की पाकिस्तान में, तो सर ये तो सर नैरेटिव इनके हाथ में चल जाएगा सर। ये जब चाहेंगे तो उस देश की सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना करके आपका वोट गिरा देंगे, आपका इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो मतलब कुछ ना कुछ डर एक बना के रखते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में। बोला ये तो अपने देश की बात हो गई और अभी तो आपने चेताया भी, लेकिन हम पड़ोसी की अगर बात करें, आपने कहा था कि अमेरिका के पास जो ट्रम्प है कि जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, यही बात बोलते हुए आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन आसिम मुनीर तो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये जो हुआ है कि भारतीय डिप्लोमेट्स के जो घर हैं पाकिस्तान में, उनके यहाँ जो गैस, पानी, अखबार सब बंद करवा दिए हैं। और जिस तरह की भाषा है अभी पाकिस्तान के ना सिर्फ आसिम मुनीर, बाकी नेता लोग भी बोल रहे हैं, बड़े-बड़े उनके मंत्री बोल रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? भारत को उकसाना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों को करने से भारत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, इससे भी बहुत सारे बदतर चीज़ें वो कर चुके हैं। वो इंडियन हुँ, डिप्लोमेट्स को पीट भी चुके हैं वहाँ पे, हुँ, लोकल इस्लामाबाद में। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत हुँ, काफ़ी हाँ। काफ़ी पहले की बात है। मेरे ख्याल से ब्रिजेश मिश्रा हुआ करते थे एनएसए उस समय, तो उस समय की बात है। तो जब उन्होंने वहाँ पे पीटा था, तो यहाँ पे हुँ, उनके भी 2-4 डिप्लोमेट्स के हमने हाथ-पाँव तोड़ दिए थे हाँ। दिल्ली में। तो ये अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद वो बंद हो गया था। फिर उस बा समय वो ये भी बोलते थे ना, जासूसी के आरोप लगा-लगा के भी करते थे ये, हाँ, है ना? तो वो टिट फॉर टैट तो चलता हुँ, रहेगा। हुँ, बीच में अभी वो उन्होंने नया धंधा शुरू किया, तो रात में डिप्लोमेट से घर की घंटी बजा के भाग जाते थे।
तो इस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं वो, बेसिकली आपको परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, और इसका मतलब कुछ नहीं है, वो बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। हम्म, और इस तरह वो कुछ कर नहीं सकते, हम्म, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 24 भारत में जो 24 लोगों की उन्होंने जो आतंकवाद में जो घटना की और हत्या की, उसके बदले में इंडिया ने जो है गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक जितने ब्रह्मोस और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स और ये सारे गिराए हैं वहाँ पे, हम्म, और उनके जितने हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है, उनकी एयरक्राफ्ट का, उनके एयर बेसिस का, हम्म, उनके अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं एयरफोर्स के, उनका वो कई 100 मिलियन डॉलर्स में जाती है, कॉस्ट बिलियन डॉलर्स के ऊपर का उनका नुकसान हो गया है। हम्म। कहाँ बेचारे 2-2, 3-3 100 मिलियन डॉलर के लिए 3-3 महीना वेट करते हैं, और आपने 3 दिन के अंदर उनका 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा का नुकसान कर दिया। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, नोचने दीजिए, उसमें कुछ नहीं अच्छा, है। एक बात यहाँ पे ये भी है कि एक तरफ पाकिस्तान जा रहा है, यानी आसिम मुनीर ट्रंप के साथ उनके हम्म। ये कह सकते हैं ईगो मसाज कर रहे हैं। वहीं इसी दौरान बीएलए को लेकर जो अमेरिका ने बोल दिया है कि आतंकवादी संगठनों से घोषित कर दिया है, और बीएलए वो संगठन है बलूचिस्तान में जिसने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। जिस तरह के अटैक्स पिछले कुछ महीनों में बीएलए की तरफ से हुए हैं, इनफैक्ट 1-2 सालों के अंदर भी देखा जाए, चाइनीज से लेके पाकिस्तानियों तक को। ये जो अमेरिका ने अपना ये रुख अपनाया है आतंकवादी संगठन, ये लग रहा है कि आसिम मुनीर को थोड़ा खुश करने के लिए किया ये गया है? अमेरिका ने ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ। हुँ, दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स अपनी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उससे लड़ रहे हैं। अब आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट करके एक एथनिक ग्रुप जिसका इम्पैक्ट हुँ, उस रीजन के बाहर कहीं नहीं है, रीजन भी मतलब बलूचिस्तान की टेरिटरी के बाहर वो कहीं ऑपरेट नहीं हुँ, करते। हुँ। तो आपने एक ऐसे ग्रुप को आतंकवादी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जो कि अपनी जो टेरिटरी से ही जो नहीं जो निकलते। टेरिटरी क्लेम करता है उससे बाहर हुँ, वो ऑपरेट ही नहीं करता कहीं। हुँ, तो अब आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, अब इसी सेम प्रेसिडेंट आपको यूज करके फिर अब आपको सबको करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा, जो आपके एलाइज हैं जिनको आप पैसा देते हैं उनको भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठाया जाएगा कि अगर आपने बीएलए को किया था तो आप हुँ, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की ख्वाहिश कब की है कि बीएलए को डिक्लेयर करे करे करे, आज तक नहीं कर रहे थे ना, या हुँ, मजीद अपनी एक मिनिस्ट्री से करा दिया था। अमेरिका हुँ। पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए अपने एक डिपार्टमेंट से करा दिया था उनको। 2019 में? हाँ, सैंक्शन करा हुँ, दिया था, हुँ, सैंक्शन कराया था। हुँ, ठीक है, लेकिन ये जो कराया ना कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराया है, वो इसीलिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर करा देते तो फिर जो लोकल रेजिस्टेंस के नाम पे हम खुद फंड करते हैं दुनिया में अलग अलग देशों में आतंकवादी संगठनों को या उग्रवादियों को, तो फिर हम उनको नहीं कर पाएंगे। तो अब ये ट्रंप के चक्कर में अमेरिका ने गलती कर दी है, या तो ये गलती वापस लेनी पड़ेगी, हुँ, या तो फिर उन सबको भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो अब ये कितना बड़ा मेस इन्होंने सीआईए के लिए क्रिएट किया है, हुँ, पेंटागन और इनके चक्कर में, आसिम मुनीर के चक्कर में इन्होंने जो गलती कर दी है, तो इसका खामियाजा भुगतेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने कर दिया ठीक है, चलो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर पे कर दिया डिक्लेयर। बलोचों की खुद की स्ट्रगल है, आज की नहीं है। वो 78 साल से लड़ रहे हैं वो। 1948 से लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक, 1948 से आज तक सस्टेन कर, दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग इंसर्जेंसी है वो, लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाली इंसर्जेंसी है, और 44% ऑफ पाकिस्तान है वो लड़े। ठीक है, बीएलए नहीं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी भाई। मैं अब देखिए मतलब इक्विवेलेंस हुँ, नहीं कर रहा हूँ, हुँ, इक्विवेलेंस गलत भी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने ही तो लीड किया ना बाय एग्जाम्पल। लश्कर तैयबा थी, उसका नाम बदल के उन्होंने जो है कि वो कर दिया फलाह इंसानियत फाउंडेशन। हुँ। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन कर दोगे तो क्या लश्कर तैयबा नहीं रहेगी? नाम बदलते रहते हैं ना वो, ये भी नाम बदल देंगे। ये भी नाम बदल लेंगे। हाँ, हाँ। मजीद ब्रिगेड जो है वसीम ब्रिगेड हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? हुँ, हुँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बलोचों की जो रेजिस्टेंस है वो चलती रहेगी। और बलोच स्ट्रगल अगर 78 साल नहीं 80 साल ख़त्म हुई तो डोनाल्ड ट्रंप के एक लीडर इशू कर देने से भी नहीं ख़त्म होगी। हुँ, और मैं आपको बताऊं, बलोचों की जो इतिहास है लड़ने का ना, हुँ, हुँ, उस पूरे रीजन में अंग्रेज़ों के खिलाफ
सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसने दी थी वो बलोच थे, ठीक है। इवन जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था हार करके यहाँ से, तो उसके जो पाँव में तीर लगा था जिससे वो मरा लास्ट में, वो भी एक बलोच ने ही मारा था, ठीक है। वो बलोचिस्तान के ही रास्ते वापस जा रहा था, बलोच ने ही मारा था उसको वो तीर। सो बलोचों का एक इतिहास है हज़ारों साल का रेजिस्टेंस का, लड़ने का। अंग्रेज़ राइटर है, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा। हम्म। उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, अ, जो वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे इंडिया में। तो जब उन्होंने बोला कि जब मैं क्वेटा से निकला स्टेशन से, तो कहे मैं बलूचिस्तान में, क्वेटा वहाँ की राजधानी है, तो कहे कि मैं वहाँ से स्टेशन निकला तो मैं जा रहा था, तो कहे मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी, कहे हर पेड़ पे दर्जनों के हिसाब से बलोच जो है वो फांसी पे टंगे हुए थे, और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी बिकॉज ऑफ रिबेलियन, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आपको लाहौर में ना ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, रावलपिंडी में, कसूर में, सियालकोट में, पंजाब जो है पूरा, हाँ, जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी पंजाब, पंजाब, हाँ। वहाँ आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। हम्म। तो बलोच बलोच अंग्रेज़ों की नहीं सुनी उन्होंने, ठीक है। बलोचों ने अलेक्जेंडर की नहीं सुनी, बलोच तुम्हारी क्यों सुनेंगे, या तुम्हारी भी नहीं सुन रहे, 80 साल से तुमसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सुनेंगे वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, करते रहे वो, सैंक्शन कर दें, लेटर इशू कर दें। अगर डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत है तो एक बार फौज भेज के देख ले बलूचिस्तान में। हम्म। आपने जैसे बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो है गिव एंड टेक वाली पॉलिसी रही है इनकी हमेशा से, हम कब से देखते आ रहे हैं, 70 के दशक से ही अगर देखें जब अफगान। लेकिन ये भी सच है ना कि ओसामा बिन लादेन भी एबटाबाद में ही मिला था, हम्म। उसको भी पाकिस्तान ने ही अगर आपको फिदाइन दे रहा था तो उसको भी बेचा किसने? हाँ, उसको भी किसने बेचा? अमेरिका को। पाकिस्तान की पाकिस्तान की आर्मी नहीं बेचा आर्मी ना। नहीं, हाँ, बताया उन्होंने ही, लेकिन रखा भी उन्होंने ही। ट्रस्ट वर्थ, एक विश्वास जो है दोनों के बीच में मुझे लगता है उस तरह का है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है इस बस समय। ट्रंप को जो है अगर हम देखा पिछले बार, क्योंकि हमने जब बातचीत की थी अपने एक पॉडकास्ट में, तो हम ईरान और इजराइल की बात कर रहे थे, क्या वो मामला शांत हो गया या आज भी वो ईरान के ही वजह से पाकिस्तान को, ट्रंप को जो है अपना एक कंधा देना पड़ रहा है? देखिए, मैं तो आपके साथ पिछले कार्यक्रम में कहा था मैंने ना कि हम्म। मतलब जो पाकिस्तान है, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान तभी तक है जब तक वो यूके और यूएस के काम आ रहा है। उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया था। ऑर्गेनाइजर में आपका ही एक हम्म। मुखपत्र है, उसमें एक आर्टिकल आया है मेरे ख्याल से, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो राइटर है कि भाई ब्रिटिशर्स ने मिल करके कैसे पाकिस्तान बनाया जिन्ना के साथ। हम्म। उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल से बड़ी खलबली मची हुई है। वो ऑर्गेनाइजर के मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, हम्म। और पाकिस्तान की मीडिया में जो है वहाँ के मेन स्ट्रीम चैनल से बड़ी खलबली मची है, और उन्होंने वो प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं अच्छा। प्राइम टाइम के, और बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर ने कैसे झूठ बोला है। हाँ, और कोलैबोरेटर जिन्ना नहीं थे अंग्रेज़ों के, बल्कि गांधी और नेहरू थे, ठीक है। खैर एनीवे, तो हम्म। उन्होंने जो वो स्टेट बनाई है, हम्म। तो वो स्टेट अपनी यूज़ की बनाई, तब जब तक उसकी यूटिलिटी है तब तक वो स्टेट है, जैसे नहीं रहेगी वो स्टेट भी नहीं रहेगा। यूज एंड थ्रो वाला मामला है वहां पर, और और वो अपनी जो है ना हम्म, उपयोगिता बनाए रखने के लिए हम्म, पाकिस्तान लगातार कुछ चीजें ऐसी रखता है। जैसे ईरान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा बना रखा है हम्म। जो कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के काम आता है वहां पर। तो ये भले क्राइम के रास्ते हो, लेकिन अपनी एक उपयोगिता बनाए रखना मजबूरी है, चाहे वो किसी भी तरह से हो पाकिस्तान के लिए। देखिए, उपयोगिता तो हमेशा बनाए रखेंगे, और हम्म। जब तक, मैं वही तो कह रहा हूं, जब तक वो यूटिलिटी है, हम्म। उपयोगिता है, तभी तक तो वो स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म। और मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने कहा था जब ईरान के साथ वॉर होनी है, चाइना के ऊपर नज़र रखनी है, अफगानिस्तान के रीजन को ऐसा खाली छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे कि अफगानिस्तान हम्म। में बैठ करके जिसको मतलब दमादम मस्त कर लेना, जिसको जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, और अमेरिका की कोई नज़र नहीं है। हम्म। तो उनको वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट में एक बेस चाहिए, और देखिए उस पूरे रीजन में आप, उसके अलावा और कोई दूसरी कंट्री है नहीं जो उसके लिए वो काम करने को हम्म। राज़ी होगी। अम, आज अगर मैं कहता हूँ, आज भारत विभाजित ना होता, तो आज भारत कभी क्या बेस देता क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका को कहते कि नहीं ठीक है, आप अपने ऑपरेशंस जो है ईरान के खिलाफ हमारे यहाँ से बलूचिस्तान से कर हम्म। लो? कभी अलाउ नहीं करते। क्या कभी वो अमेरिकन वॉर ऑन टेरर जो अफगानिस्तान में लड़ी गई, क्या उसके लिए वो अपना शमसी एयरबेस और ये सारे एयरबेसेस देते कि आपने ड्रोन अटैक्स यहाँ से करो, अपने फाइटर जेट्स यहाँ से हम्म। उड़ाओ, और जो हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान के ऊपर बम गिरा के आओ? कभी नहीं करते।
तो ये सारे काम किसने किए हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने फल वाले सब्जी वालों को पकड़ पकड़ के उठा करके देते हैं अमेरिका ये को? आतंकवादी हैं ये हाँ, लोग, कि हाँ लो हाँ। ये आतंकवादी है, इसको लेके कब? जाओ, ठीक? वो नहीं करते। तो ये सब काम कौन कर रहा है उनके लिए? वही तो कर रहे हैं ना, तो यही उनकी यूटिलिटी है। हम्म, और ये सारे काम उनके अलावा, मतलब फौज के अलावा भी वहाँ पाकिस्तान में कोई और करेगा नहीं। इसलिए भी वहाँ पे जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है, तो आप देखिए ना, इंडिया में तो डेमोक्रेसी हर दूसरे हफ्ते मर रही होती है। हाँ। ठीक है? सही बात है। हाँ, किसान आंदोलन में मर जाती है, सीए में मर सीए में जाती मर है। जाती है, अभी हाँ देखिएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर फिर मर जाएगी अभी। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में कभी क्यों नहीं मरती डेमोक्रेसी? हम्म, वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो चिंता व्यक्त क्यों नहीं करते, या यूके के प्रधानमंत्री? इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको सूट वही करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर भी अगर जो कोई प्रधानमंत्री अगर इंडिपेंडेंट आ जाता है, या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रधानमंत्री आ जाता है, तो वो या जो पाकिस्तान को लेके कंसर्न्ड है, वहाँ की आवाम को लेके कंसर्न्ड है, वो तो नहीं अलाउ करेगा ना ये सारी चीज़ें। हम्म, इमरान खान ने क्या कहा था हम्म, कि आप जब उससे पूछा गया कि भाई आप अपने बेसिस देंगे क्या अमेरिका को, हम्म, जब अफगानिस्तान से निकल के जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान को मॉनिटर करने के लिए आप अपने बेसिस देंगे? तो इमरान खान का जवाब क्या था? 2 वर्ड का हम्म। जवाब था, एब्सोल्युटली नॉट। नॉट, हाँ एग्जैक्टली, याद ठीक? है मुझे। बस उसके बाद से आप देखिए इमरान खान का क्या हाल हुआ क्या है। हल हुआ? डोनाल्ड लू ने क्या बोला? हम्म, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे हम्म, अमेरिका में, मेरे ख्याल से असद मजीद थे। हम्म, तो असद मजीद को क्या बोला उन्होंने, डोनाल्ड लू ने? डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर इस अगले नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर ये गवर्नमेंट नहीं गिरती है, तो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और गवर्नमेंट नो गिर कॉन्फिडेंस गई। मोशन में गिर गई। और उसके बाद इमरान खान आज कहाँ पे हैं? जेल जेल में में। है और मुझे नहीं लगता वो जेल से बाहर निकलेंगे। हम्म, सवाल मतलब एक पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म ही हो गया। अब हम थोड़ा सा रशिया पे भी बात कर लेते हैं। हम्म, भारत और रूस के संबंधों को लेके एक ढाल बनाते हुए या उसको एक कारण बनाते हुए ट्रम्प ने ये टैरिफ वॉर पूरा जो छेड़ रखा था। भारत, हमने देखा डोवाल जी मिले वहाँ पुतिन से। ये पूरा सिनेरियो क्या बताता है? जो आपका हम्म, सवाल था कि ये जो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, हम्म, अब देखिए यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप। हम्म, यूरोप का जो पूरा खाना है, जो अनाज है, वो सारा का सारा मेजोरिटी जो है वो यूक्रेन से जाता है। हम्म, हम्म। अमेरिका की एक कंपनी है, ब्लैक रॉक, उसने यूक्रेन का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ले रखा है हम्म, कॉन्ट्रैक्ट पे। जब से ये वॉर शुरू हुई उसके बाद उन्होंने ले लिया। ब्लैक रॉक मैनेज करती है टोटल $14 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स। $14 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती है वो ब्लैक रॉक। हम्म, लड़ाई बेसिकली अमेरिका और रशिया की नहीं है यूक्रेन में, बेसिकली ब्लैक रॉक और रशिया की है। ठीक है? अमेरिकन जो वॉर्स है वो वॉल स्ट्रीट डिसाइड करती है। हम्म। अमेरिका में एक थिंक टैंक है, उसको कहते हैं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। वो उसको वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक कहते हैं। अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे के सारे उसके मेंबर रहे हैं, एक्सेप्ट डोनाल्ड जे ट्रम्प। अच्छा। हाँ, बाकी सारे उसके मेंबर रहे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के। उसके हम्म, मेंबर रहे बिना आप राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते। तो जो वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो डिसाइड करता है वॉर्स। ठीक है? वो डिसाइड करता है पीस, वो डिसाइड करता है। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ना, निकला कुछ? कुछ नहीं निकला। ठीक है? निकला क्या? तेल, जो कि उन्होंने, जो अमेरिकन कंपनीज थी वो वहाँ पहुँची, उन्होंने उठा उठा करके बेचा। सीरिया में भी आप हाल देख लीजिए, लिबिया में भी आप देख लीजिए। तो जितनी भी वॉर्स दुनिया में लड़ी जाती हैं वो अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट के लिए लड़ी जाती हैं दुनिया में। अमेरिकन, आज भी इंडिया के साथ जो लड़ाई चल रही है वो, कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो और डेयरी सेक्टर खोलो, ये सब हाँ। क्या है? ये अमेरिकन जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको, अमेरिकन बिजनेसेस को यहाँ पे एक्सेस देने के लिए है ना। तो ये क्यों है भाई? अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे डेयरी का सेक्टर खोल देते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे टेस्ला को ओपन कर देते हैं कि भाई नहीं टेस्ला भी आए, ईवी का सेक्टर खोल दें, तो आपके यहाँ जो अपनी जो ईवी की इंडस्ट्री खड़ी हो रही है उसका क्या होगा? आपके यहाँ जो आपका जो अपना किसान है उसका क्या हम्म, होगा? ठीक है? पहले, अच्छा चलिए हम आज कहते हैं कि हम खोल देते हैं चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो वही लोग हैं ना जो इंडिया में नो फार्मर नो फूड का जो है झंडा उठा के घूम रहे हाँ, थे। हर हर वक्त यही बात करते थे। ठीक है? हम्म, ये तो वही अमेरिकन डीप स्टेट है ना जो कह रहा था कि हम्म, भाई ये तो फार्मर्स के खिलाफ है।
आज फार्मर्स के लिए देश झेल रहा है, फार्मर्स के लिए खड़ा है ना, प्रधानमंत्री फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, सीधे किसानों बोला के लिए। किसानों के लिए, हाँ, पशुपालकों के लिए, उन्हीं के लिए खड़े उन्हीं हुए के हैं। लिए खड़े हैं। और पशुपालक और किसान कोई अलग तो नहीं है इस ये देश सब में, वही है। ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि, लेकिन अब बात वही आ जाती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप सब कुछ कर रहे हैं और आप गाली भी खा रहे हैं, आप सब कुछ फार्मर्स के लिए खड़े भी हैं, लेकिन फार्मर्स ये बोलेंगे नहीं। मोदी किसानों के खिलाफ। तो ये इसका मतलब है ना कि आप, देयर इज समथिंग दैट इज रॉटन इन द सिस्टम दैट यू नीड टू एड्रेस। अच्छा, वो एड्रेस करोगे कब? जब आप एक्सेप्ट करोगे। हमारे यहाँ समस्या ये है ना कि आप पहले आप एक्सेप्ट तो करिए कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तब तो आप उसका इलाज की तरफ जाएंगे ना। हमारे यहाँ डिनायल है, इग्नोरेंस है, नहीं समस्या है ही नहीं। जब समस्या है ही नहीं, अच्छा अगर समस्या अगर होगी भी तो डॉक्टर एक ही है, वो डॉक्टर ब्यूरोक्रेट है, बस ये समस्या है। अब ये बताइए, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये कब तक चलेगा? और ये पाकिस्तान के जो हौसले बुलंद हो रखे हैं, ये कब तक इनके ऐसे हवा, ये तो गुब्बारे में हवा भरी हुई है, कब तक रहेगी? कोई बात नहीं है, हमने इससे भी, हम कह तो रहा हूं, हमने 70 इससे 50s 60s 70s 80s 90s, हमने तो 50-60 साल तो हमने यही देखा है ना कि अनकंडीशनल सपोर्ट इस अमेरिका ये वो देश है, आप याद रखिए कि जम्मू कश्मीर, जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला नहीं हुआ था, तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोलते थे। अमेरिका की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी ये, ऑफिशियल स्टैंड था कि जम्मू कश्मीर में जो, जहां पे लाखों लोग अपने घर से निकाल दिए गए, सैकड़ों के हिसाब से औरतों का बलात्कार हुआ, उनको मारा गया, एक जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का जम्मू कश्मीर में, इतना सब कुछ होने के बाद तक, जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं गिरा था, अमेरिका कहता था प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट ऑफ टेररिज्म। उसको आतंकवाद नहीं मानने को तैयार थे। तो अमेरिका की स्टैंस, अमेरिका की परिभाषाएं और पाकिस्तान की, तो हमने तो पाकिस्तान के साथ और अमेरिका के साथ तब भी डील किया हुआ है, ठीक है, जब वो उनको मतलब आतंकवादी तक मानने को तैयार नहीं थे। तो अब तो पानी बहुत निकल गया। डील तो हमने अमेरिका में बहुत सारी चीजें की, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो एक शख्सियत है ना, इनका एक कैरेक्टर अपने आप में अलग है। एप्स्टीन फाइल्स को लेके लेकिन सुना है कि थोड़े से दब जाते हैं वो। देखिए, एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन के साथ इनकी अपनी वीडियो भी है, जेफरी एप्स्टीन के बारे में इन्होंने बहुत तारीफ भी की हुई है। और अब आपके प्लेटफॉर्म का वो टेम्परामेंट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। वरना डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो बातें कही है जेफरी एप्स्टीन के बारे में पास्ट में, अगर मैं वो बताऊं तो इंसान का शर्म से जो है इंसान पानी पानी हो जाए। जो तारीफ़ें की हैं और जो स्त्रियां, जो लड़कियां, जो बच्चियां कहूँगा, बिकॉज जो जिन बच्चियों के बारे में वो कहते थे कि भाई कि जेफरी एप्स्टीन लड़कियां नहीं बल्कि बच्चियां सप्लाई करते हैं। पीटर फिलिक वाला मामला, और मुझे नहीं लगता कि चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वेस्टर्न हो, इंडियन कल्चर में तो खैर हम अलग तरह से, हमारा कल्चर ही अलग माना जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद कोई भी समाज दुनिया का स्वीकार नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, और ये बात उनको भी पता है, अमेरिकन समाज भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उस बात पे दबते हैं। इसीलिए एलॉन मस्क से उनके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे किया गया एक्स का ट्वीट उन्होंने डिलीट करवाया, प्रेशर डलवा करके। जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और डांस कर रहे थे, और जेफरी एप्स्टीन को लड़कियों को दिखा करके और जेफरी एप्स्टीन को बोल रहे थे। हाँ, और जो बोल रहे थे वो भी ऑडियो में सुनाई दे रहा था। वो भी आपत्तिजनक है, किसी भी स्त्री की, महिला के बारे में इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे सो कह रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मैं अभी एक इंडिया टीवी के कार्यक्रम में था, वहाँ पे मेरे से सवाल हुआ, मैंने यही आर्गूमेंट दिया था। मैंने कहा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक राजनेता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन या तो समाज सेवा में गुजारा है या राजनीति की है उन्होंने, तो वह करियर पॉलिटिशियन है। वो डोनाल्ड ट्रंप करियर पॉलिटिशियन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में डिफरेंस ये है कि जो राजनेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो विजनरी होता है। उसको पता होता है कि उसको वापस जनता के बीच में जाना है, उसका जनता से सरोकार होता है, उसको जनता से वोट मांगने हैं, जनता से उससे वादे वहीद किए। इमेज कॉन्शियस होता है ना। इमेज कॉन्शियस से ज्यादा उसको ये होता है कि यार मुझे इनके पास वापस जाना है, ठीक है, और मैं तो चला जाऊंगा, फिर मेरी पार्टी ने जाना है। तो उसको, इसलिए राजनेता जो है ना वो फ्लेक्सिबल भी होता है बहुत,
राजनेता विजनरी होता है, वो कभी शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देखता, वो लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलता है। ठीक है, उसको ये नहीं उसको ये लगता है कि यार आज मेरी ये अगर एक सीट हार के अगर मैं भविष्य में अगर 4 साल बाद होने वाले चुनाव में अगर मैं 15 सीट गेन कर सकता हूँ, तो वो आज एक सीट हार जाएगा, वो खुद से हार जाएगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये दूरदर्शिता, ये राजनेता में होती है। आप मुझे बताइए, इस देश में एक इंडी अलायंस नाम की चीज़ है। वो इंडी अलायंस जो है, जिसके दिमाग की उपज थी और जिसने ग्राउंड पे इंडी अलायंस बनाया, पूरा एग्जीक्यूट किया, वो 2 शख्स आज क्या इंडी अलायंस का हिस्सा है? वो दोनों आज एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए में। दोनों एनडीए में हैं। हाँ। तो अब क्या प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बात की दुश्मनी ले ली कि तो इंडिया अलायंस बनाया था। इंडी अलायंस इन लोगों ने बनाया मेरे खिलाफ। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उस चीज़ को अपने ईगो पे लेकर के इन दोनों के खिलाफ व्यक्तिगत होकर के कोई पर्सनल वेंडेटा के तहत कार्रवाई शुरू कर दी हो, जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं दुनिया में। वो तो मतलब जो प्रधानमंत्री क्षेत्रीय स्तर पे नहीं करते, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं करते, वो काम डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के साथ, कि अपने ईगो और पर्सनल वेंडेटा के तहत आप लोगों के साथ दुश्मनियां ले रहे हैं और अपने देश का संबंध खराब कर रहे हैं। वो संबंध जो दशकों में बने हैं, कई दशकों में डेवलप किए गए हैं, तो और आपकी इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ बातें करते हैं और बहुत सारे लोग इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप का झंडा उठा के घूम रहे हैं। उनसे मैं पूछ, डोनाल्ड ट्रंप की अभी परसों की अप्रूवल रेटिंग जो आई है 54% पे थी, 54% पे डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। परसों की जो अप्रूवल रेटिंग आई है 38% पे आ गए हैं। और ये टैरिफ वॉर चलने दीजिए, ये 38% से 28% पे भी आएंगे। अमेरिका के खुद के लोग क्या सोचते होंगे अपने ऐसे राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि कल नुकसान अमेरिका को ही हो रहा है ना, इमेज के तौर पे भी देखिए आप। एक बहुत फेमस एंकर है, वो लेट नाइट शो करते हैं, उन्होंने कल बोला है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जिनके गले में टाई चाइना की बनी हुई होती है, सर पे बाल इंडियन लगे होते हैं और बातें, ठीक है, वो करते हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया से टैरिफ वॉर की बात करते हैं। मैं भारत से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको चाय और समोसा भेजें, ताकि चाय और समोसा खा के इनको पता चले कि ये राष्ट्रपति हैं किस देश के। बिल्कुल सही बात है। और पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी हम नज़र रखेंगे। और आपने जिस तरह से आज पूरी बातचीत की, अमेरिका, हमने पाकिस्तान, रशिया, सब पे बात की, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है, वो दर्शकों को इसलिए आखिर में एक बार फिर से याद दिला दें कि जो हालात बन रहे हैं भारत के अंदर, ये याद रखिएगा, जो किसान आंदोलन के समय हुआ, सीए के समय हुआ, कहीं वैसे ही हालात दोबारा ना बने। और अगर बनते हैं तो कौन है इसके पीछे, क्या वजह है, इस पर जनता को समझना चाहिए। बाकी तो जनता वैसे भी बहुत समझदार है, पुराना एक्सपीरियंस लोगों के इस पास देश में एक्चुअली कोई समझदार है तो जनता ही है। हाँ, तो इसलिए जनता तक ये बात पहले से ही पहुंचा देना ज़्यादा सही भी है। बाकी सब देख ही रहे हैं। पर वैभव, आप आए, आपसे चर्चा की हमने, हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले इसी तरह के टॉपिक्स पे। लेकिन आज आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।